हेलो एवरीवन। कल हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन देखा था और ग्राफिकल मेथड में ग्राफ हम कैसा ड्रॉ करें वो देखा था। आज हम एक्सरसाइज 2A स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उससे पहले ग्राफिकल मेथड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड में हमने देखा था कि हम ग्राफ कैसा प्लॉट करें। ये आपका एक्स एक्सिस होते हैं, ये आपका वाई एक्सिस होते हैं, ये हमारा मेन पॉइंट होता है। हमको दो इक्वेशंस दिए रहते हैं, दो समीकरण दिए रहते हैं। उन दो समीकरण से हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि दो समीकरण से प्लॉट किए हैं तो दो लाइन्स बनेंगी हमारी, ठीक है। ये दो लाइन्स का तीन कंडीशन होगा और इन तीन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको तीन हल मिलेंगे किसी भी एक समीकरण के। तो वो तीन हल क्या क्या होंगे। सबसे पहला क्या होगा, मान लो एक लाइन आपको ऐसे मिलती है और एक लाइन आपको ऐसे मिलती है, ठीक है। तो ये दो लाइन हम देखते हैं कि ये दो लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर कट कर रही है। तो जब भी हमको ग्राफ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक मिलता है तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हो, इस समीकरण का एक यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, ठीक है। और इस कंडीशन में आपको सिर्फ एक हल मिलेगा इस समीकरण का, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट कंडीशन। जब आप दो समीकरण से ग्राफ बनाओगे और वो जो लाइंस मिलेंगी वो दोनों लाइंस एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि इस समीकरण का एक यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। और वहाँ पर आपको x और y का एक एक मान मिलेगा, नंबर एक नहीं मिलेगा, ये कोई भी एक मान x और y का हमको मिलेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि x का मान भी एक आएगा, y का मान भी एक आएगा, नहीं। नेक्स्ट हमारा है जब आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो कई कंडीशंस ऐसे आती हैं जिसमें ग्राफ की दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल हो जाती है। तो हमको पता है दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी काटेंगी नहीं। तो जब तक आपको लाइंस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो पैरेलल लाइन तो चाहे आप अनंत तक बढ़ा दो, ये कभी भी नहीं काटेंगी एक दूसरे को। दैट इज़ वाई आप क्या बोलोगे, जब हमको ग्राफ बनाने के बाद दो पैरेलल लाइन मिल रही है तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन का, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो कई बार कंडीशंस ऐसे भी आएंगी जिसमें दोनों लाइंस आपको एक दूसरे के पैरेलल्स मिलेंगी या तो पूरा पैरेलल रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप चाहे ऊपर की तरफ ले जाते जाओ, नीचे की तरफ ले जाते जाओ, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे क्योंकि पैरेलल लाइन एक दूसरे के कभी नहीं काटते, ठीक है। तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और थर्ड कंडीशन क्या होती है, कई बार होता है कि जहाँ हमारी एक लाइन बनती है दूसरी लाइन उसके जस्ट ऊपर बनती है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के जस्ट ओवरलैप करती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हर पॉइंट पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है क्योंकि ये तो इसके ऊपर ही है, तो हर जगह ये इसको काट रही है। तो ये थर्ड कंडीशन होता है, इस निकाय के अनेक हल होते हैं। मतलब यहाँ पर आपको x का भी बहुत सारा मान मिलेगा और y का भी बहुत सारा मान मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में ये तीन चीज़ आपने याद रखनी है कि तीन कंडीशंस बनेंगे, एक तो होगा अद्वितीय हल, एक होगा कोई हल नहीं और एक होगा अनेक हल, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2a। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा और उससे आपको समीकरण बनाना है। तो इसमें हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर हमको इसको हल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द क्रिकेट कोच इन द स्कूल परचेज 3 bats and 6 balls for 3,900 rupees. He bought a bat and 2 balls from the same shop for rupees 1,300. ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ स्टेटमेंट बनाना है। तो आपको क्या बोलना है, बैट्स खरीदे और बॉल्स खरीदे। आप ले लो बैट्स को x रुपीज़ में और बॉल्स को y रुपीज़ में। अब आपको क्या बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने सिर्फ स्टेटमेंट बनाना है।
तो 3 बैट और 6 बॉल कितने रुपए में खरीदे? 3,900 रुपये में। तो 3 बैट मतलब 3x और 3 बॉल मतलब 6 बॉल मतलब 6y कितने रुपए में खरीदे उन्होंने? 3,900। सेम नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए क्या है? ही बॉट अ बैट एंड 2 बॉल मतलब एक बैट और 2 बॉल कितने में खरीदे उसने? 1,300 रुपीज़ में। तो ये हमारा बन गया 2 समीकरण। इन 2 समीकरण को सॉल्व करके अगर आपको पूछा जाता है किसी की कीमत तो आप निकालते, पर यहाँ हमको कुछ नहीं पूछा गया तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द सम ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड द डिफरेंस इज 8। तो मान लो आपका फर्स्ट नंबर क्या है? x, सेकेंड नंबर क्या है? y। सम ऑफ 2 नंबर्स मतलब दोनों का योग, x देन y जब करोगे तो कितना आ रहा है? 16। देयर डिफरेंस इज 8 मतलब दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ रहा है? 8। सिर्फ हमारा समीकरण बन के रेडी। यही हमको इस क्वेश्चन में बोला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड हमको दिया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज ₹160। तो आप ले लो एप्पल्स का कॉस्ट x और ग्रेप्स का कॉस्ट y। ठीक है, 2 kg एप्पल्स मतलब 2x और 1 kg ग्रेप्स मतलब 1y इज इक्वल टू कितना है? 160। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है? इन द सेम शॉप द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। तो 4 kg का कॉस्ट 1 kg का कॉस्ट 1x, तो 4 kg का 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स मतलब 2y इज इक्वल टू 300। बन गया हमारा स्टेटमेंट। जब सॉल्व करने बोला जाएगा तो इन्हीं इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है, बट यहाँ पे नहीं बोला है तो आप सिर्फ स्टेटमेंट लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमको बोला जा रहा है, ये सी था, ये 4 था। Naresh said to his daughter, "The 7 years ago my age was 7 times your age, and 3 years from now I will be 3 times as old as you." इस टाइप के क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, नरेश की एज को आप x ले लो, डॉटर की एज को y ले लो। ठीक है, ये आपने लिखना पड़ेगा। माना नरेश की एज x वर्ष है और उसकी बेटे की एज y वर्ष है। ठीक है, अब हमको क्या बोला है? ये कब की एज है? वर्तमान आयु। माना नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी बेटी की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, अब नरेश ने अपनी बेटी से क्या कहा कि 7 साल पहले, तो आप क्या लिखोगे? 7 वर्ष पहले नरेश की एज कितनी हो जाएगी? जो भी अभी है उससे 7 साल कम, और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? जो भी अभी है उससे 7 साल कम। आप चाहेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। माई एज वॉज 7 टाइम्स योर एज मतलब नरेश की जो एज है वो उसकी डॉटर की एज का 7 टाइम्स है, इसीलिए 7 इंटू हिज डॉटर्स एज इज इक्वल टू नरेश एज। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7y माइनस 7 7 ज़ा 49। अब आप क्या करोगे? इसको इस तरफ ले आओ, x माइनस 7 प्लस 7y इधर रख के माइनस 7y और माइनस 49 इधर रख के प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 7y प्लस माइनस माइनस 49 माइनस 7 42, और बड़े नंबर का साइन लगेगा इसलिए प्लस लगेगा। ठीक है, अब आगे इसने क्या बोला? ये हमको एक इक्वेशन मिल गया। इसी में नेक्स्ट हमको बोला है 3 years फ्रॉम नाउ मतलब जो अभी की एज है उसके 3 साल बाद। तो 3 साल बाद नरेश की एज कितनी हो जाएगी? x का 3 साल, इसमें 3 नहीं जोड़ोगे, जो वो खुद की बात कर रहा है मतलब करेंट एज की बात कर रहा है, और उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y प्लस 3। तो 3 years फ्रॉम नाउ आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। नरेश की जो भी एज है वो उसकी डॉटर की एज का 3 टाइम्स हो जाएगी। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 5 प्लस 9। अब इन दोनों को इधर ले आओ, तो x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y 9 माइनस 3 6
और बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस हुआ, बड़ा नंबर नेगेटिव है, इसलिए आपका आंसर नेगेटिव में आया। ठीक है, तो ये x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन मिल गए। अगर आप इन दो इक्वेशन को ऐसा लिखते हो, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 6, ये भी सही है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे ऐसा लिखे हैं तो ऐसा ही लिखना है, आपकी बुक में वैसा आंसर दिया था इसलिए मैंने वैसा बना दिया। ठीक है, अदरवाइज ये भी सही है और इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ई। A person travels 90 km by train and taxi to reach his office. The distance traveled by train is twice the distance traveled by taxi. तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, अ पर्सन ट्रैवल्स बाय ट्रेन एंड टैक्सी। तो ट्रेन का हम लोग डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है उसको x ले लेते हैं, टैक्सी से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको y ले लेते हैं। ठीक है, दोनों से मिला के उसने कितना ट्रैवल किया है, 90 किलोमीटर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। यहाँ पे आप लिखोगे कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल बाय टैक्सी इज इक्वल टू y किलोमीटर। देन लिखोगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। देन आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन इज इक्वल टू ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रैवल बाय टैक्सी, मतलब ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया वो टैक्सी के द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्टेंस का 2 गुना है, इसलिए x इज इक्वल टू 2y। तो हमारा ये दो स्टेटमेंट बन गए। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 1, पाँचों क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमको बोला गया लुक एट द ग्राफ फॉर द गिवन इक्वेशंस एंड ट्राई टू फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो आपको ग्राफ दिया गया है, आपको ग्राफ नहीं बनाना, आपको ग्राफ सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ ग्राफ पढ़ना है और उस ग्राफ से आपने आंसर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमको इक्वेशन दिया गया है, देखो उस इक्वेशन का ग्राफ नंबर 9 बना हुआ है। उस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि सॉल्यूशन क्या है और वैल्यू ऑफ x एंड y क्या है। तो सॉल्यूशन आप देखो कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, निकाय का अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और सॉल्यूशन है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है और इसका आंसर कहाँ पे है, जिस पॉइंट पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, 2 और 3 पे। तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है, सेकेंड वैल्यू होती है y की होती है। सो द सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन, द आंसर इज 2, 3 and the value of x and y are x is equal to 2 and y is equal to 3। ठीक है, बस इतना सा हमने लिखना है। ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हमने ग्राफ पढ़ के सिर्फ आंसर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ग्राफ देखो आपको बना हुआ है, इसमें सिर्फ हमको एक लाइन दिख रही है बट उसी लाइन में हमको 2 इक्वेशंस दिख रहे हैं। मतलब उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। जब ओवरलैप करती है तो उस कंडीशन में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर निकाय का अनंत हल है और इसके हल क्या क्या है, 1, 2, 3, 1 एंड 5 से ऐसा। क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं, ग्राफ नंबर 11। क्वेश्चन नंबर सी हमको दिया हुआ दोनों लाइंस एक दूसरे से देखो पैरेलल है, कहीं पर भी वो कट नहीं कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है, नो सॉल्यूशन। और उसके बाद क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वैल्यू ऑफ x एंड y यू डोंट नो, तो यू विल राइट कोई हल नहीं है। नेक्स्ट डी नंबर इक्वेशन देखते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 में आप देखो कि दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं। मतलब इस निकाय का कौन सा हल हो जाएगा,
अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, और उसके बाद आप आंसर लिखोगे कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू है, ये कहाँ पर कट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, पॉइंट नंबर -1 और 2 में। तो फर्स्ट वाला एक्स की वैल्यू हो जाएगी और सेकेंड वाली हो जाएगी वाई की वैल्यू। तो एक्स इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू 2। ओनली इतना सा है इस एक्सरसाइज में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप अलजेब्रिक मेथड देखोगे सॉल्व करने का, अलग अलग समीकरण को। ये जो मेथड था वो ग्राफिकल मेथड था। ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा लेंदी जाता है, तो अगर आपको ग्राफिकल मेथड इजी पड़े तो आप ग्राफिकल से सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, हम कोई भी विधि यूज़ करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड सजेशन सो राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।